साथ में मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर और आप सभी की साइंस टीचर आज बिल्कुल नया चैप्टर चालू कर रही है। तो बच्चों, इस नए चैप्टर के बहुत नए पहलू को जानने के लिए फटाफट से बाकी सारे दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से बच्चे लाइक कर दीजिए। और आज की क्लास होगी बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही ज़्यादा हम डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ से प्रश्न बनने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाती है। तो कैसे हो आप लोग? अ वेरी गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम टू ऑल। कैसे हो भाई? फटाफट से बता दीजिए मुझे। और सबसे पहली चीज मुझे बताओ, एग्जाम्स कैसे गए सबके? नवरात्रि चालू हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ आप सभी विद्यार्थियों से कि बच्चों आप लोगों के एग्जाम के साथ में माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, क्योंकि भाई कृपा नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा, है ना? हाँ जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग नहीं हो रही बेटा, शाम हो रही है, संध्या का समय चल रहा है अभी। तो कैसे हो आप लोग? चलो बताओ मुझे। हाँ जी, नए स्टूडेंट हो, नए विद्यार्थी हो, पुराने विद्यार्थी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि शुरू से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग सभी को। बहुत अच्छे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया। चलो चालू करिए क्लास को। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो, आज हमारा जो चैप्टर है ये आपकी किताब का अध्याय नंबर 4 है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे बेटा? अपन पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। एनसीईआरटी स्पेशल आपको पहले ही बता देती हूँ, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो अध्याय क्रमांक 4 को पढ़ रहे हैं। 4 नंबर का अध्याय आपके एग्जाम का सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर होता है। जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, केमिस्ट्री के बेटा लगभग 10 नंबर के प्रश्न यहीं से 10 से 8 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, है ना? तो 8 नंबर पूरा आपका इस चैप्टर का है। तो जितना बेहतरीन आप लोग पढ़ सकते हो पढ़ोगे, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी साथ में, हम लोग मजे से आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी, प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग सभी को। हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। चलो, तो आज जो क्लास के क्विज में टॉप करेगा उन बच्चों के टॉप 10 बच्चों के नाम लिए जाएंगे। तो बच्चों तैयार रहिएगा आज के क्विज के लिए। रेडी सारे बच्चे? चालू करें क्लास को। एक बार फटाफट से शेयर कर दो, और जिन बच्चे लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो यार। 2 बार लाइक नहीं करना पड़ता है, सिंगल टाइम लाइक दबाना है। लाइक करने वाले बेटा आप मत करो, जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से कर दो। कंजूसी नहीं दिखाना यार, कंजूसी दिखा करके भरोसा मतलब कोई फायदा नहीं रहता। कंजूस मत बनो तुम लोग, है ना? ठीक है, आई एम रेडी मैडम। तो फायर इमोजी के साथ में आज की क्लास को हम चालू करते हैं। सभी को प्रणाम और माता रानी के बच्चा आशीर्वाद सभी को बना रहे। नवरात्रे चल रहे हैं, सभी के व्रत चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक ही चीज है कि यह साल जितना अच्छा बीता है आने वाला समय भी उतना ही अच्छा बीते। तो चलो चालू करते हैं आज की कक्षा को। सबसे पहली चीज इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगी बेटा, आप सभी को बता दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, ये विज्ञान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसे हम अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेटा बेसिकली बोलते हैं हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है? और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे करियर भी बहुत अच्छा है, फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, और अगर हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई तो जॉब भी बहुत सारी है इसमें, है ना? जिसको नहीं पता उसको बता दे रही हूँ, बहुत सही चीज है। तो है क्या कार्बन और क्यों हमको इसी तत्व को अलग से पढ़ना पड़ रहा है? बाकी सारे तत्वों को हमको इतना फोर्स लगा के नहीं पढ़ना पड़ता, है ना? आप लोग भी जानते हो जितने भी बाकी सारे तत्व हैं उनको हमें इतना दिमाग लगा के पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन को हम अलग से अध्याय में क्यों पढ़ रहे हैं, चलो जानते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने शायद बताया है आप लोगों को कि हमारी जो जीवन है, हाँ, आपको पता है कि हम सभी जीवित लोग हैं, एंड जीवित जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाओं का कहा जाता है। सबसे पहला जो कोशिका बना है वो कहीं ना कहीं किसी कार्बन के यौगिक से, यानी कार्बन का जटिल यौगिक था, उस कार्बन के जटिल यौगिक से क्या हुआ? जीवन की कोशिका का निर्माण हुआ, है ना? यानी कि कार्बन के कारण हमारा जीवन संभव है कि नहीं? कार्बन के कारण हमारा जीवन संभव हो पा रहा है।
इसी प्रकार से आपको क्या लगता है, कार्बन जहां जहां आपकी नजरें जा रही है ना, वहां वहां पाया जाता है। कोई भी 10 चीजों के नाम मुझे बताओ बेटा, और वो 10 की 10 चीजें आपको कार्बन से ही मिलकर बनेगी। आपने आपकी बायोलॉजी में डीएनए नाम सुन रखा होगा, उसमें भी कार्बन के जटिल संरचनाएं उपस्थित है। साबुन कार्बन का यौगिक है। हम लोग जो खाते पीते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन, जो वसा है ना, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, वो भी जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो आप देख रहे हो दवाइयां, ईंधन, पेड़ पौधे, ये किनसे मिलकर बने हुए हैं? सबके सब बच्चों कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने हैं। यानी कि आपकी दवाइयां, छोटे मोटे सामान, प्लास्टिक के खिलौने, कपड़े, सब चीजें कार्बन से मिलकर बनी। और कार्बन ही एक ऐसा यौगिक होता है बच्चा जो कि हर जगह उपस्थित है। इसीलिए जो चीज आप जलाते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो क्यों हम लोग को कार्बन और उसके यौगिक पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पूरा चैप्टर बेटा कार्बन के बारे में है। पूरे चैप्टर में हम लोग कार्बन के यौगिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे तैयार है कि क्यों कार्बन ही? कार्बन सबका पिताजी है। कार्बन को कहा जाता है कि मैं सबका बाबू भाई। कार्बन यही बोलता है कि अपन सबके पिताजी है, हमारा आशीर्वाद ले लो, पूरी की पूरी रसायन विज्ञान तुम्हारी बढ़िया जाएगी। समझ में आ रही तुमको? चलो चालू कर दे। चालू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको बता दूं वैसे बच्चा कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा धरती पर कितनी है। आप सोचो कि इतना सारा कार्बन, हर जगह कार्बन। मैडम बोल रही है कि मैम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी कोशिकाओं में कार्बन है, प्लास्टिक में कार्बन है, खिलौनों में कार्बन है, हर जगह अगर कार्बन है तो मैडम कार्बन तो बहुत सारा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति में कार्बन इत्तू सा है, इत्तू सा मतलब सच में भूपर पट्टी यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है और वायुमंडल में बेटा बहुत ही छोटी सी मात्रा में कार्बन पाया जाता है। और भूपर पट्टी में खनिजों, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि कार्बोनेट के अयस्क बाहर निकलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बन उपस्थित है। कोयला, कार्बन उपस्थित है। अगर हम लोग कोई पेट्रोलियम निकालते हैं, कौन है उसमें? कार्बन है। तो हमें कार्बन कहां से मिलता है? जमीन से खोदकर मिलता है। तो हमारे पास में बेटा कार्बन के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्मेट में, कोयले के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में हमें सिर्फ, तुम देखो, सिर्फ 0.02% ही कार्बन पाया जाता है। और इसी प्रकार से वायुमंडल में भी 0.03% ही कार्बन पाया जाता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तुम सोचो इत्तू सा कार्बन है, इतने बड़ी पृथ्वी के ऊपर इत्तू सा कार्बन है, इत्तू सा चुल्लू भर सा। और इस चुल्लू भर कार्बन के बावजूद इतने सारे यौगिक बन जा रहे हैं। कैसे? सोचा कभी किसी ने कैसे? तो भाई कार्बन एवरीवेयर। और क्यों कार्बन है, चलो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कार्बन को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कार्बन का थोड़ा सा इतिहास। और इतिहास के पहले बेटा हमें जानना पड़ेगा कार्बन परमाणु के बारे में, और वो है आपके बंध। कार्बन एक ऐसा बंध बनाता है जिससे दोस्ती करना बड़ा आसान होता है। कार्बन क्या करता है ना, अपने अड़ोसी पड़ोसी परमाणुओं के साथ में दोस्ती बना लेता है। क्या करता है वो? दोस्ती बना लेता है। और बेटा वही तो हमें समझना है। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बन के द्वारा बनाए जाने वाले बंध। ये बंध दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है आयनिक, दूसरा होता है सहसंयोजी। तो हमने आयनिक बंध अध्याय नंबर 3 में पढ़ लिया है। क्या आपको याद है? हमने अध्याय नंबर 3 में आयनिक बंध पढ़ रखा है। जिन बच्चों लोगों ने आयनिक बंध नहीं पढ़ा है बेटा वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, कार्बन बहुत मैत्रीपूर्ण है, बहुत ही प्यार से सबसे दोस्ती कर लेता है, बहुत ही व्यवहार में बहुत अच्छा है सबके साथ में। ऐसा क्यों? और इसकी दोस्ती बहुत पक्की होती है, जिससे बात करता है वो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो ऐसा क्यों, हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो उसके पहले आपको मैं बता दूं, हमें इस चैप्टर के अंदर आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के अंदर अंतर पढ़ने पड़ते बेटा। ये चीज बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। इन दोनों के मध्य में अंतर पढ़ने पड़ते हैं। और इसी प्रकार से आपके पास में कोई भी यौगिक का निर्माण होता है। तो यौगिक क्यों बनते हैं? यौगिक बनते हैं या तो आयनिक बंधन के कारण या फिर सहसंयोजी बंधन के कारण। चलो, तो सारे बच्चे अब रेडी है क्या?
थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं, छोटा सा क्विज कर लेते हैं। पहले पुरानी मेमोरी को फ्रेश करेंगे। पहले मैं आपसे आयनिक बंध अच्छे से क्लियर करवाती हूं, फिर मैं आपके सहसंयोजी आबंधन पे बढ़ूंगी। तैयार सारे बच्चे एक बार क्विज के लिए? फटाफट से बताओ, क्विज के लिए रेडी है? तो हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं। एक बारी चैप्टर नंबर 3 की मेमोरीज को फ्रेश करते हैं, पूरी की पूरी जो हमारी मेमोरीज है उसको अच्छे से फ्रेश करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेडी सारे बच्चे क्विज के लिए? पक्का? गुड। चलो थोड़ा सा क्विज करते हैं एंड क्विज में लगाऊंगी मैं टाइमर, ध्यान रखिएगा टाइमर का एकदम बढ़िया से। तो पहला जो आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए रेडी? यस और नो? एक बार पहले क्लास को शेयर कर दो और लाइक बेटा बहुत कम दिख रहे हैं, बहुत कंजूस हो चुके हो तुम लोग। लाइक कर दो क्लासेस को एक बार फटाफट, लाइक कर दो, फायर इमोजीज भेज दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों देखो, मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। भाग कहाँ जाते हो क्लासेस के बीच में? क्लासेस में बेटा जहां पे हो वहीं पे टिके रहा करो, भागा मत करो इधर उधर दौड़ा मत करो, क्योंकि ध्यान भटकेगा, लॉजिक अलग अलग टीचर अलग अलग बताता है तो वहां पे भी दिक्कत होती है। बहुत बढ़िया, चालू सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। एक बार लाइक कर दो फटाफट से यार, 500 प्लस लाइक चाहिए मुझे। उसके पहले मैं क्लास चालू नहीं करूंगी, मैं क्विज चालू नहीं करूंगी। 500 लाइक के पहले अपन क्लास बेटा बिल्कुल भी चालू नहीं करने वाले। पहले फटाफट से एक बार करो 500 लाइक्स क्विकली एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे भाई, सबके आगे। अभी भी कम है, अभी भी 400 ही हुए। चैप्टर 3 समझ में नहीं आया? चैप्टर 3 को वन बार अपन एक बार और कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, वो बहुत अच्छे समझा दूंगी मैं। ठीक है, चलो तो चालू करते हैं बेटा क्विज। क्विज आपके सामने आ रहा है और अगर अभी तक के आप लोगों ने क्लासेस को शेयर नहीं कर रखा होगा तो क्लासेस को फटाफट से शेयर कर लो। क्विज करते हैं एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास में। तो क्विज का क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ रहा है। मैं क्विज के लिए बेटा 30 सेकंड का टाइमर लगाने वाली हूं एंड टाइमर के बाद उम्मीद करती हूं कि सारे के सारे बच्चे फटाफट से उत्तर देंगे। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और मैं लगा रही हूं आपके सामने बेटा 30 सेकंड का टाइमर। कितना? 30 सेकंड का टाइमर मैं सेट कर रही हूं, 30 सेकंड का, एंड आपको जवाब देना है। ओके, चलो देखती हूं कितने विद्यार्थी दे सकते हैं। तो 30 सेकंड का टाइमर हम लोग चालू कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों का गठन, मतलब कि आप कह सकते हो बंधन, किसके द्वारा होता है? आपको बताना है कि आयनिक यौगिक क्यों बनते हैं। चलो आपके पास में समय चल रहा है, 12 सेकंड बचे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण, परमाणुओं की साझेदारी के कारण, प्रोटॉनों के कारण, न्यूट्रॉनों के कारण। सही जवाब दीजिए। पोल आपके सामने बेटा। पहला उत्तर सही है, बिल्कुल सही जवाब। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आपके आयनिक बंधों का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भागते इधर से उधर, इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से जंप, फिर वहां से जंप, ऐसे करके क्या करता है? आजा मेरे दोस्त, मैं तुझसे जोड़ी बनाऊंगा, ऐसे करके वो यौगिक का निर्माण करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में। तैयार सारे बच्चे? दूसरे क्वेश्चन के लिए रेडी? यस और नो? जल्दी बताओ, हाँ या ना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया है बेटा। मैं वापस से आपके सामने टाइमर को रीसेट कर देती हूं। इस बार भी मैं टाइमर लगा रही हूं 30 सेकंड का और चालू कर रही हूं बेटा टाइमर। आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? उच्च गलनांक और उच्च कथनांक, उच्च विद्युत चालकता ठोस अवस्था में, गैसीय अवस्था में होते हैं, कम घनत्व वाले होते हैं। सभी बच्चे जवाब देंगे अच्छे से, मजे से जवाब देना, तुक्के मत मारना बेटा, तुक्के मत मारना। क्लास में तुक्का मारोगे गलत होगा, कोशिश करो, गलत होगा ना तब भी सुभद्रा मैम है। सबके जवाब आ गए, उम्मीद करती हूँ सबने सही जवाब दिए होंगे।
तो बेटा जिन विद्यार्थियों के जवाब मुझे मिल रहे हैं ए, तो ए विकल्प वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं, इनके बंध मजबूत होते हैं, पकड़ मजबूत होती है, एकदम जिगरी दोस्त होते हैं। ये कैसे होते हैं? जिगरी होते हैं, ये टूटते नहीं आसानी से। तो हम कहेंगे इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो हाई इनके टेम्परेचर, मतलब तुमको अगर इनको पिघलाना है, अगर तुमको ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाना है तो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ता है। नमक सबसे अच्छा उदाहरण है, सोडियम क्लोराइड सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो पहले का बच्चा उत्तर क्या है? उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है? पहचानो। पता करो कि आयनिक यौगिक कौन सा है। चलिए देखते हैं कौन जवाब देगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है? वे यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग कहते हैं हमारा आयनिक यौगिक। चलो तेजी से बताइए मुझे किस पर टिक मार्क कर रहे हैं? विकल्प क्रमांक सी पक्का। टिंग 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 टिंग। चलो तो हमारी घंटी ने घंटा बजा दिया है, तो घंटी के हिसाब से समय समाप्त। उत्तर देना बंद कर दीजिए बच्चों। कितने बच्चों का सही है? सी इज राइट आंसर। पक्का? तुमने बोला, हमने बोला, मतलब बिल्कुल सही सही बोला। क्या बोला? नमक, NaCl। नमक सबसे ज्यादा बेटा आप लोग बोल सकते हो आयनिक यौगिक है। बहुत ही सही जवाब है, क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, वो किसको? क्लोरीन को। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया क्लोरीन को और आपको मिल जाता है नमक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। पक्का? फायर इमोजी के साथ में भेज दो एक बार क्विकली गाइस। हाँ जी पक्का? चलो चालू करते हैं अगला क्वेश्चन। वापस से टाइमर सेट कर रही हूं मैं। टाइमर लगाएंगे अपन 35 सेकंड का, इस बार 40 सेकंड का। 40 सेकंड का टाइमर लगा रहे हैं एंड चलो चालू करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आयनिक यौगिक जल में घुलने पर कौन सी प्रक्रिया करते हैं? चलो बताओ। आयनिक यौगिक है, अगर तुम उसको पानी में घोलोगे तो क्या होगा? बेटा लाइक क्लास को करते चलिए। लाइक नहीं कर रहे हो अगर आप लोग क्लास को, तो फटाफट से यार लाइक कर दिया करो। कंजूसी कम करना है हमको, है ना? कंजूसी कम से कम करनी है। चलो किस पे पक्का? अगर आप लोग बोल रहे हो कि मैम 3rd चैप्टर को कंप्लीट करा दो, इसको बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। एक ही टॉपिक बचा है उसका, 3rd चैप्टर का एक ही टॉपिक बचा हुआ है, अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट है। हाँ जी वापस से बेल बज गई आप लोगों की। आयनिक यौगिक जल में घुलने पर कौन सी प्रक्रिया करते हैं? अरे अपने आयन में टूट जाते हैं। क्या होता है वहां पे? पानी में गए और छपाक, पानी में गए और छपाक। क्या होता है छपाक? इनके आयन टूट जाते हैं। नमक जाएगा जल के अंदर तो अपने आयनों में टूट के बिखर जाता है। तो हम कहेंगे विकल्प क्रमांक पहला सही उत्तर है। बहुत सही है ना? एक मछली नहीं, एक नमक का टुकड़ा पानी में गया और छपाक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और वापस से आपके सामने टाइमर लगा दिया है। आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं? चलो चलो फटाफट से बताओ मुझे, आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं? बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपको यही समझना है कि आयनिक यौगिक में कौन है? आयन। वही क्या करते हैं? चालन करते हैं। किसका? चलो देखते हैं, बताओ मुझे किस अवस्था में करेंगे? यार बहुत स्लो चल रहे हो, बहुत ही स्लो चल रहे हो। इतना धीमे क्यों काम करते हो तुम लोग? तुम्हारी फटफटिया बहुत स्लो है यार। हाँ जी तो बच्चों वापस से टाइमर ने बजा दी तुम्हारी ढन टना टन टन घंटी। घंटी तुम्हारी बोल रही है कि चलो रुक जाया जाए और बच्चे बोल रहे हैं बी विकल्प पे बिल्कुल सही जवाब।
याद रखना बच्चों कि जो आयनिक यौगिक है जैसे कि नमक NaCl, जैसे कि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जैसे कि आपका दूसरा कोई यौगिक आपका पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि पानी में गए और क्या करेंगे, अपने आयन तोड़ देते हैं। और बेटा जैसे मान लो ये अपने आयनों में टूटे, तो ये पानी में जैसे ही डालोगे और विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो हमने विद्युत चैप्टर में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि आयन विद्युत का चालन करते हैं। इलेक्ट्रॉन चलेगा, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। याद आया किसी का ट्यूबलाइट जला? फिजिक्स में हमने पढ़ रखा हुआ है विद्युत धारा का प्रवाह, मतलब बेसिकली आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अरे वही तो है, ये आयन्स प्रेजेंट है, आयन बहेंगे, आयन चलेंगे, तो उनके कारण क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे भी विद्युत धारा चल रही है। बस इसीलिए क्या होते हैं, पानी में या गलित अवस्था में ही विद्युत के सुचालक होते हैं, ठोस में नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? ठोस में तो आयन ही नहीं होते, आवेश नहीं रहेंगे तो चालन कैसे करेंगे? लॉजिक समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए मेरा, अरे भाई तू इधर नीचे आ, ये भाई तुम्हारे से भाग रहा है, देखो ये डर के भाग रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक बंधन से नहीं बनता है? इसके लिए तुमको पूरे 45 सेकंड दूंगी। चलो बच्चों गेस करो, निम्नलिखित में से आयनिक बंध कौन सा नहीं है, पहचानो कौन? फटाफट से सारे बच्चे। आयनिक बंधन के अलावा अब होता है दूसरा बंधन जो कि कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाता है। वापस से सुनना बच्चों, और यही तो हमारी मेन ट्रिक है। हाँ जी, चलो। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं मैडम विकल्प क्रमांक सी पक्का। जो ए बोल रहे बेटा, कहां से तुम्हारा दिमाग चल रहा है? हमारी घंटी बज गई, घंटी बोल रही है अब रुक जाओ। घंटी बोली कि टन टन तारा, अब बंद कर दो मैडम जी, हो गया। चलो तो बच्चों, आयनिक यौगिक के अंदर जो मतलब बेसिकली केमिकल नहीं है, वो कार्बन का केमिकल है। कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाता, यह बनाता है सहसंयोजी यौगिक। और हमें समझना है कि क्यों बनाता है और ये सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, इसी पे पूरा कार्बन चैप्टर है। पूरा कार्बन चैप्टर बेटा इसी पर आधारित है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा गया है, आयनिक यौगिकों के गठन में शामिल कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? मतलब आपको ये पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा बल है, मतलब आयनिक यौगिकों में बल कौन सा होता है जिससे वो बंधे होते हैं। चलो बताओ कौन सा बल है जिससे वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे हैं? हाँ जी डार्लिंग, प्रिया डार्लिंग, अरे भाई तुम्हारी डार्लिंग, तुम्हारा बाबू, तुम्हारा सोना सारा मेरी क्लास में हो रहा है क्या? हैं? अरे बाप रे, लव यू टू बाबू। भाई तुम लोग पढ़ाई के लेक्चर लेते हो या प्यार के लेक्चर लेते हो? क्या कर रहे हो? मुझे लगा था केमिस्ट्री पढ़ने आए हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे सोना बाबू प्यार की केमिस्ट्री कर रहे हो। निब्बा निब्बी मैडम, बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी प्यार की केमिस्ट्री खत्म ही नहीं हो रही लग रहा मुझे, नहीं? चलो बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही जवाब ए विकल्प आप लोगों ने बोला है। अरे भाई प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते, क्यों? विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। याद रखना बेटा, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, इसीलिए तो अपोजिट अट्रैक्ट्स। हम क्या कहते हैं? अपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना?
इसीलिए कभी ऐसा नहीं होता धन धन जुड़ जाए, रिन रिन जुड़ जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, है ना, समान बराबरी के लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो ये जाएगा ऋण वाले के पास में, धन ऋण को आकर्षित करता है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? अब ये प्रश्न वही हो गया, सेम टू सेम। आयनिक यौगिक को अगर आपको पिघलाना है, गलनांक मतलब बेटा ध्यान रखना, वह तापमान जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है या रूपांतरित होता है, उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, चिंता मत करिए, सब कुछ A to Z आपको कराया जाएगा बच्चों, मेरी ये गारंटी तो है। ठीक है, चलो तो बच्चों की जो टन 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 हमारी घंटी का जो दौर है वो चालू हो चुका है। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड। तो बच्चों जवाब क्या है आप सभी का? घंटी बज गई टन 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 के बाद बच्चों आपकी जो धातुएं होती है वो भी ऐसे ही आवाज निकालती है, जिसे क्या कहते हो? ध्वनिकता का गुण। तो बच्चों आयनिक यौगिकों के गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल मजबूत होता है, एकदम प्यारे होते हैं एक दूसरे के लिए, है ना, छोड़ते ही नहीं है एक दूसरे के पल्लू को, इसीलिए ये मजबूती से बंधे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इनके मध्य आकर्षण बल, मतलब इनका आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, अतः गलनांक और क्वथनांक काफी ज्यादा होते हैं, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलो तो ये थे आपके क्विज। तो आयनिक यौगिक के लॉजिक क्लियर हो गए, है ना। तो हम लोगों ने क्या समझा बच्चा अब तक के? आयनिक यौगिक क्लियर हो चुका है आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते भाई। आयनिक यौगिक किससे बनते हैं? ये बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, है ना। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? लेकिन हमको क्या पढ़ना है? पंडित जी बोल रहे थे कि हमको पढ़ना है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंधन क्या होता है और ये बनने वाले यौगिक क्या होते हैं? अगर इनके बारे में बातचीत की जाए, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, अगर हम बातचीत करें तो सहसंयोजी आबंधन के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन बोलता है भाई तू मेरा मैं तेरा। इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। तो यहाँ पर सहसंयोजी आबंधन में होती है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। क्या होती है बेटा? साझा, झ झंडे का, ठीक है, साझेदारी। अब साझेदारी मतलब कि अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर। जैसे तुम लंच बॉक्स शेयर करते हो ना, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मान लो कि लंच नहीं लाता है, तुम क्या करते हो? भाई मेरी मम्मी ने तो मेरे को 2 रोटी बांधी है, एक काम कर तू 1 रोटी ले ले, मैं 1 रोटी ले लेता हूं, दोनों 1-1 रोटी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। तो जैसे तुम अपने दोस्त के साथ में रोटी शेयर करते हो, अपनी चप्पलें शेयर करते हो, कपड़े शेयर करते हो, है ना, नोट्स शेयर करते हो, वैसे ही अब सहसंयोजी यौगिक में 2 परमाणु क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे। इतनी बात क्लियर सभी को? यस और नो? ठीक है, तो हम कहेंगे कि सहसंयोजी आबंध के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो चलो अब समझते हैं कि क्यों। तो कार्बन ही क्यों? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का मतलब क्या होता है ये समझाती हूं आपको, और इलेक्ट्रॉन साझा क्यों करते हैं ये समझाएंगे। हम समझेंगे कैसे और क्यों।
हम बात करेंगे कैसे हो रहा है और दूसरा क्यों हो रहा है। हमको बच्चों दो चीजों पे बात करनी है, कैसे साझेदारी हो रही है और दूसरा क्यों कर रहे हैं ये, है ना। तैयार? आवाज अच्छी है मेरी? छात्र नेता भाई साहब अभी से पॉलिटिक्स में करियर सोच रखा है लगता है मुझे। प्रिया डार्लिंग, भाई तुम्हारी प्रिया सुनी नहीं रही तुम्हारी, और कैसे कर रहे हो तुम लोग। बेचारी अगली बार से प्रिया मेरी क्लास में नहीं आएगी, ऐसे मत करो तुम लोग। रिद्धि माँ, अरे वाह वाह वाह, है ना। जहर, अरे जहर भी नाम है क्या मेरी क्लास के अंदर किसी का। संस्कृत का क्लास बेटा सब चला दोगी, मैं तो सब चला दूंगी, तुम पढ़ने को रेडी हो। पता नहीं कौन है, कहां से आ जाते हैं, है ना। सही बात है, कहां से आते हो तुम, एलियन तो नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कार्बन के बारे में और सहसंयोजी बंध कैसे बनते समझते हैं इसके बारे में। चलो तैयार सारे बच्चे, सहसंयोजी बंध पढ़ने के लिए रेडी? यस और नो में जवाब दो फटाफट से। नहीं रेडी? वापस से, अब वापस से परमाणु समझेंगे। परमाणु आता है सबको, हम लोगों ने सीख रखा है ना परमाणु, भूलना नहीं। परमाणु हमको बहुत अच्छे से आता है, परमाणु तो हम जानते हैं। तो हम बात करते हैं कार्बन के परमाणु का। हम लोग कार्बन के परमाणु से समझते हैं ना, कार्बन का ही परमाणु लेते हैं और समझते हैं इसके बारे में, और हम समझेंगे कि क्यों कार्बन ही इतना महारथी है। चलो मुझे बताइए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कौन बताएगा? चलो जो बताएंगे उसका नाम लिया जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 6। बहुत बढ़िया मुस्कान, मुस्कान ने सबसे पहले बताया, बहुत बढ़िया। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। 6 परमाणु क्रमांक का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, और उसी के बराबर बताइए मुझे प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। फटाफट से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। लव यू मैम, लव यू टू बच्चों। गोपी नायक बोल रहे मैडम 4। अरे 4 नहीं होती, अरे 4 कैसे होगी? जितना परमाणु क्रमांक, बहुत बढ़िया। निशांत, संतोष बोल रहा है 3, काजल गुड, ठीक है, गरिमा गुड। बेटा कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? बहुत ही गड़बड़ चल रहा है तुम्हारा, स्टडीज बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, मजा नहीं आ रहा यार, तुम लोग बहुत ही धीमे हो। समझो, अब सुनने की कोशिश करना। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो किसी भी परमाणु के अंदर जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में, यानी कि सेंटर में। परमाणु का नाभिक कहाँ है? यहाँ। यहाँ कितने प्रोटॉन है बेटा? यहाँ पे टोटल 6 प्रोटॉन है। बच्चे कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 6, ये ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। तो अगर मैं बात करती हूं कितने ऊर्जा स्तर में कितना, है ना, तो हम बात कर सकते हैं यहां पर इस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इसकी प्रथम कक्षा आपके पास में, इसे कहा जाता है प्रथम ऊर्जा स्तर। प्रथम ऊर्जा स्तर को के नाम से जाना जाता है। ये जो ऊपर वाला है इसे कहा जाता है द्वितीय ऊर्जा स्तर, इसका नाम L होता है। हमने आपको समझाया था पिछली कक्षा में कि एक बोरबरी नाम के 2 साइंटिस्ट लोग थे। कौन थे बेटा? बोरबरी नाम के साइंटिस्ट लोग थे। साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला था? साइंटिस्ट लोग ने बोला था कि देखिए परमाणु की प्रथम कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से उन्होंने कहा कि K कक्ष L कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ इस प्रकार से होगी। K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्ष के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या हुआ? K कक्ष में
2 इलेक्ट्रॉन और L कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। परंतु यहां पर एक लेकिन बंधु किंतु परंतु क्या होगा? परंतु उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकता है, यानी कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए। अंतिम कक्षा को कहा जाता है अष्टक। नोट पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। अंतिम कक्षा को लिखा जाता है अष्टक। उसको क्या बोलते हैं? अष्टक। अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होने चाहिए। अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम बोलते हैं पूर्णतः भरा हुआ। हम क्या कहते हैं? पूर्णतः भरा हुआ कहते हैं। पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो हम बोलते हैं अपूर्ण कक्षा। हम क्या कहते हैं? अपूर्ण कक्षा कहते हैं। तो क्या इसमें अंतिम कक्षा कौन सी है? चलो बताओ। यहां पर 2 कक्षा है K और L, तो अंतिम कक्षा कौन सी हुई? अंतिम कक्षा हुई L। आपकी L क्या है? अंतिम कक्षा है। तो बताइए मुझे इस अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 है। होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितनों की कमी है? 4 की कमी है। कितनों की कमी है? 4 की कमी है। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? वो क्या करेगा परमाणु कार्बन का? तो कार्बन के पास में 2 ऑप्शन है। कार्बन की अंतिम कक्षा में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास में कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाती हूं मैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या करते हैं? परमाणु के अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को लिख दिया जाता है। अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है ना, को बिंदु रूप में दर्शाते हैं, है कि नहीं? यस और नो? याद आया किसी को या भूल गए? याद है या फिर भूल गए? तो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन के अंतिम कक्ष L है और L के अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? कार्बन के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देते हैं। तो मुझे बताओ कार्बन के पास कितनों की कमी है? 4 की कमी है। ये जो खाली गोले है वो क्या है? 4 की कमी है। कार्बन के पास में कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दान कर ले। कर सकता है ना? बताओ मुझे। कार्बन के पास में 2 ऑप्शन है। अष्टक पूर्ण करने हेतु, यहां लिख देती हूं वरना तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज होता रहेगा। अष्टक को पूर्ण करने हेतु कार्बन के पास 2 ऑप्शन है। या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, 4 किसी से चुरा के ला ले, है ना, कि 4 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई मेरे पास में कहीं से। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया मम्मी मेरा अष्टक पूरा हो गया, है ना। पर मम्मी बोले अरे पागल, 4 तू ग्रहण नहीं कर सकता, 4 तू ग्रहण ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मम्मी? क्यों नहीं कर सकता मैं ग्रहण? तो मम्मी बोलती है कार्बन की कि बेटा, है ना, अब ज्ञान देगी मम्मी, ज्ञान देती है मम्मी इनको, कार्बन को। तो मम्मी कहती है बेटा तुम्हारे पास में प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं? तो वो बोलता है मैडम मम्मी 6। मम्मी मेरे पास में तो सिर्फ 6 प्रोटॉन है। तो ये 6 प्रोटॉन को कैसे, ये 6 प्रोटॉन बाहर से आने वाले 4 इलेक्ट्रॉन को मैनेज ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? ये बोलता है कि 4 इलेक्ट्रॉन तुम नहीं कर सकते ग्रहण, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नाभिक में, कार्बन परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक में कितने प्रोटॉन है बेटा? नाभिक में यहां पर 6 प्रोटॉन है। कितने हैं? 6 प्रोटॉन है। तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर देखो मैं अगर 4 कहीं से इलेक्ट्रॉन लेकर आऊं, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आऊं, तुम भी देखना 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां पर लाऊं बेटा, टोटल कितने हो गए? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
तो 10 इलेक्ट्रॉन को झेल पाएगा इतना? भाई लोगों से घर में एक बीवी संभाल ही नहीं जाती, ये अपने साथ में 10-10 बीवी कैसे संभालेगा भाई? ऑब्वियस ही बात है, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, क्षमता ही नहीं है इतनी, नाभिक के पास में क्षमता ही नहीं है इतनी, वो कर ही नहीं पाएगा, उससे नहीं होगा। ठीक है, तो वो बोलेगा कि यार चलो मैं 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, एक काम करता हूँ मम्मी मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ किसी को, है ना। वो बोलता मम्मी मैं दान तो कर ही सकता हूँ, अरे किसी से ले नहीं सकता तो दे तो सकता ही हूँ, अष्टक तो पूरा करना है। तो वो बोलता है कि चलो मैं 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दूंगा। लेकिन फिर परेशानी, आपके पास में नाभिक में पाया जाता है धनावेश, और आपको बता दूं बेटा इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए ना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर जाना है ना तो अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। तो कोई भी नाभिक इलेक्ट्रॉन की एक लिमिटेड नंबर को ही बाहर कर सकता है, समझना। कोई भी नाभिक इलेक्ट्रॉन के 2-3 इलेक्ट्रॉन को ही बाहर कर सकता है, पर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर कर सकता। अगर तुम्हारे घर पे, इसको मैं समझाती हूँ, मान लो तुम्हारे घर पे तुम्हारे अकेले पिताजी कमाने वाले हैं और तुम्हारे पास में 4 भाई बहन हैं, तो तुम्हारे पापा जी कितने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं? तुम्हारे घर पे या तो किसी एक बच्चे को भेजेंगे, 2 को भेज सकते हैं, 3 को भेज सकते हैं, लेकिन 4 को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेज सकते। हमारे घर में इतनी क्षमता ही नहीं है ना, इतनी ऊर्जा ही नहीं है हमारे पास में। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर भी नहीं जा सकते और 4 इलेक्ट्रॉन अब घर में भी नहीं आ सकते, करे क्या? तो करे क्या? तो कार्बन के पास में बड़ी असमंजन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, दिक्कत ही दिक्कत। तो अब करे तो करे क्या? अब परेशानी यहीं पर है। तो कार्बन के दिमाग में आती है बुद्धि। तो कार्बन कहता है कि अगर मैं ग्रहण नहीं कर सकता, अगर मैं किसी को कुछ दान नहीं कर सकता, तो मैं दोस्ती दोस्ती तो खेल सकता हूं, मैं दोस्ती दोस्ती तो खेल सकता हूं। तो बच्चों कार्बन परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके धनायन बनाने की क्षमता होती है, परंतु 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन यानी 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। सिमिलरली ये 4 इलेक्ट्रॉन खो करके C+4 ये बना सकता है धनायन। ठीक है, यहां पे याद रखना ये धनायन नहीं बेटा, ये ऋणायन है ना, ये ऋणायन है ना। चलो, तो ये 4 धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खो करके 6 प्रोटॉन वाले नाभिक से केवल 2 कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि कार्बन के पास में है ही नहीं, है ना। बर्बाद है भाई, कार्बन बर्बाद है ना। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे, लेकिन कार्बन उतना ही आबाद भी है। चलो, तो कार्बन ना ही दान कर सकता है, तो कार्बन ना ही ग्रहण कर सकता है। इसे कहा जाता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। क्या कहते हैं बेटा इसे? इसे कहा जाता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, जहां पर कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, ना ही वो ग्रहण कर सकता है। तो इस अवस्था में कार्बन कार्बन क्या करेगा? अपने ही पड़ोसी कार्बन परमाणुओं के साथ, अपने ही कार्बन परमाणु के साथ में सहसंयोजी आबंधन का निर्माण करता है। ये क्या करेगा? यह अपने ही पड़ोसियों के साथ में सहसंयोजी आबंधन बनाता है। सहसंयोजी आबंध किस प्रकार से बनते हैं? चलो अब इसके बारे में समझते हैं कि सहसंयोजी बंध कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने समझा कार्बन सहसंयोजी आबंधन बनाता है। हमने क्या समझा? कार्बन सहसंयोजी आबंधन बनाता है, लेकिन अब हम लोग ये जानेंगे कैसे बनाता है। तैयार सारे बच्चे जानने के लिए? तैयार? हाँ या ना? मैं भी बाबू हूं लिए, अरे भाई साहब, क्वीन ऑफ ड्रीम्स, BTS फॉरएवर, है ना, पारो, पुष्पा, जन्नत तो नहीं है मेरी क्लास में कोई, अर्चना, यस मैम, पक्का, यस सर, नो, जवाब दो फटाफट से। सो कार्बन सहसंयोजी बंध बनाने में विश्वास करता है। वो बोलता है कि अगर मैं किसी से ले नहीं सकता या अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो मैं साझेदारी तो कर ही सकता हूं। दुख भार सामने वाले का बोलता है ना कि कहते हैं ना कि घर में बोलते हैं ना, परिवार में एक बहुत बड़ा डायलॉग है मारने के लिए कि जब बहुत ज्यादा भारी भरकम चीजें रहती है तो कहते हैं ना भार बांटने से बट जाता है
है ना। तो घर का हम लोग भार बांटेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, घर का भार बांटेंगे। तो भार कैसे बटेगा, चलो एक्सप्लेन करती हूँ। तो भार बांटने के लिए हम बनाते हैं बेटा सहसंयोजी आबंधन। हम कैसे बनाने वाले हैं, सहसंयोजी आबंधन। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में, है ना, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसके माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस प्रकार से कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ में आबंधन बनाता है। तो उदाहरण के लिए कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सभी को दिखाई पड़ रहा है बेटा। कई जगह पर ऐसा चित्र होता है, कई जगह पर ऐसे बिंदु 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 के रूप में चित्र होता है। तो हमने क्या किया, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु स्वरूप में दर्शा दिया है। इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है। तो अब कार्बन अपने ही पड़ोसी कार्बन परमाणुओं के साथ में आबंधन बना सकता है या किसी अन्य परमाणु के साथ में आबंधन बना सकता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं बेटा मीथेन का। हम किसका उदाहरण लेंगे, हम उदाहरण लेते हैं मीथेन का। किसका, मीथेन का। मीथेन का सूत्र होता है रासायनिक, जिसको आप लिखते हो CH4, यानी कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ में आबंधन का निर्माण करता है। तो क्या करने वाला है, अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन एक अधातु है। एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सहसंयोजी आबंधन होते हैं वो अधातु के मध्य बनते हैं। किसमें बच्चों, अधातु के मध्य बनते हैं अधिकांश। याद रखिएगा, अधातु जब किसी दूसरी अधातु से मिलती है तो सहसंयोजी आबंधन का निर्माण होता है। कैसे होता है दिखाती हूं। यहां पर आपको कार्बन दिखाई पड़ रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो बेटा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब कार्बन अपने ही पड़ोसी या फिर किसी दूसरे परमाणु के साथ, तो मान लो हाइड्रोजन है, तो मुझे बताइए हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के पास में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के पास में भी एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के पास में भी अपनी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो नीले इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। कितने परमाणु, 4 परमाणु। सभी लोग देखना, कितने परमाणु, 4 परमाणु। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ध्यान रखना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना। ध्यान रखना, भूलना मत, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो चलो अब समझाती हूं क्या किया इसने। तो अब सभी बच्चे लोग ध्यान से देखना, मैं सफेद रंग का प्रयोग कर रही हूं। मैं किस रंग का प्रयोग कर रही हूं, सफेद रंग का। हाइड्रोजन को आप सबसे क्वेश्चन पूछ रही हूं। मैंने आपको बताया कि जो अधातुएं होती है वो आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करती है अपने अष्टक को पूर्ण करने हेतु। तो मुझे बताइए हाइड्रोजन परमाणु को अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन जवाब देगा, बताओ। हाइड्रोजन परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 2। बहुत बढ़िया। पर उसके पास कितने हैं, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन कार्बन के एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है। तो यहां पर इसको मैंने सफेद रंग के गोले में डाल दिया। ये सफेद रंग का गोला बता रहा है कि हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ में एक बंध बना लिया। सिमिलरली यहां पर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में एक बंध बना लिया। यहां पर हाइड्रोजन ने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। सभी बताओ मुझे, हाइड्रोजन ने तो अपना पेट भर लिया, हाइड्रोजन परमाणु ने अपना पेट भर लिया, लेकिन अब बारी किसकी है, कार्बन परमाणु की। कार्बन परमाणु के बारे में बात करते हैं। अब कार्बन परमाणु के लिए बात करते हैं। कार्बन को अपनी अंतिम कक्षा में कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सभी लोग देखना, जादू। अब जो मैं सर्कल बना रही हूं, सारे बच्चे देखिएगा, अब जो मैं सर्कल बना रही हूं, जो मैंने यहाँ पर वृत्त बनाया है, इस वृत्त के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, गिनिएगा सारे बच्चे। मुझे बताइए, क्या सभी हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है।
तो सभी 4 हाइड्रोजन के पास अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि आप देख सकते हो कार्बन के अंतिम कक्षा में 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में बच्चों कितने हो चुके हैं? पूरे के पूरे आप कह सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। आ गए? हो गया? बस यही तो जादू था, इसे ही तो कहा जाता है जादू। तो बच्चों क्या किया, हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ में बंध बनाया, और ये बंध ऐसा है कि इन्होंने अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लिया। अपने अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको शेयर करके कार्बन ने अपना बंध बनाया है। तो क्या सिर्फ ये बंध कार्बन में बनते हैं? नहीं, कार्बन के अतिरिक्त ये सभी अधातुओं के मध्य बनते हैं। यानी अधातुएं किसी अन्य अधातु के साथ में या दूसरी स्वयं अधातु के साथ में सहसंयोजी आबंधन का निर्माण करती है। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक बनाती है, यानी कि इनके मध्य में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, चलो अब आपको एक्सप्लेन करती हूं दूसरे उदाहरण के साथ में। उदाहरण के लिए सभी बच्चे देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सारे बच्चे देखिएगा, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, इसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सभी बताओ मुझे, ऑक्सीजन क्या है? बताओ मुझे। हाँ डार्लिंग, अरे भाई साहब, बस सुभद्रा मैम ने ऐसे मुंह घुमाया और तुम्हारी बातें चालू हैं। बताओ मुझे, बताओ यहाँ पे कितने परमाणु? 2 परमाणु। एक कौन है? कार्बन भैया। दूसरा कौन है? ऑक्सीजन दीदी, सबकी बड़ी दीदी, है ना। तो अब मुझे बताओ, कार्बन के पास में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबको पता है ये बात, सबको पता है कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसी बात पे बताइए मुझे ऑक्सीजन के लिए, मैं थोड़ा सा ना मिटा के लिखती हूँ ना इसको, थोड़ा सा प्यार से समझा के आपको लिखती हूँ, एंड ऐसे लिखती हूँ मैं। एक कार्बन परमाणु की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन दीदी के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बेटा सिर्फ राठौर जी बोल रहे 6, और कौन बोल रहा है? राठौर के अलावा कौन है बेटा? राठौर के अलावा और कौन बच्चा है जो 6 बोल रहा है? फटाफट बताओ मुझे। यादव जी 6 बोल रहे हैं, पाल जी 6 बोल रहे हैं, चलो सिन्हा जी भी 6 बोल रहे हैं। पक्का? बिल्कुल सही बात है भाई। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, और अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो एक ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चलो बताओ मुझे, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा को पूर्ण करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्या है बच्चों? एक ऑक्सीजन के परमाणु को अष्टक पूर्ण करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यानी दो ऑक्सीजन को कितनी चाहिए? टोटल 4। यानी कि अगर मैं बोलूं एक परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक परमाणु कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा परमाणु कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब तुमको एक्सप्लेन करती हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब हम यहाँ पर आपको इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाते हैं। तो मान लीजिए ये कार्बन परमाणु है, कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, लिख सकते हो ना। इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करना है? अब तुम्हें ऑक्सीजन दीदी को लेना है। एक ऑक्सीजन दीदी के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर इसी प्रकार से ऑक्सीजन दीदी के पास, दूसरी ऑक्सीजन दीदी के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे सबको? यस और नो? बचपन से ही हूं, कैसी हूं? अरे बताओ मुझे आगे। अब सभी बच्चे थोड़ा सा गौर फरमाइए,
सभी बच्चे देखिए, ऑक्सीजन दीदी कार्बन के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कार्बन भैया हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए ना, कार्बन भैया हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो ना। तो कार्बन खुशी खुशी बोलता है कि अच्छा दीदी ले लीजिए, लेकिन 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 शर्त लगा दी कि दीदी आपके भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगी। इन्होंने क्या शर्त लगा दी कि दीदी अगर आप हमारे ले रहे हो तो हमें भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इसीलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन आगे लिख दिए। तो अगर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से चाहिए तो कार्बन को उसी परमाणु से उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर एक परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को भी चाहिए। सिमिलरली मैं बोल रही हूं ऑक्सीजन दीदी के बारे में। अब ऑक्सीजन दीदी के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे पीछे रख दिए। तो सिमिलरली आप देख सकते हो यहां पे ऑक्सीजन के गोले के अंदर सभी लोग देखिए, ऑक्सीजन परमाणु के गोले में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। आप देखो ऑक्सीजन के अष्टक में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब क्या हो रहा है? साझेदारी। तो मैंने कहा था ना कि अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कार्बन सामने वाले से हाथ तो बढ़ाएगा, अरे अरे मेरा हाथ पकड़ ले। तो ऑक्सीजन दीदी के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब बताओ मुझे, ये है कार्बन की गोला, तो कार्बन के नीले गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है? गिनो सारे बच्चे, चलो गिनो। अब कार्बन के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? गिनो, सभी बच्चे गिनो जल्दी जल्दी से, सारे बच्चे गिनो कितने हैं कितने हैं कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 8। अब ऑक्सीजन के गोले में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बरोबर, हमारा तो पेट भर गया मैडम जी, हमारा तो पेट भर गया मैडम जी। तो यही तो है, तो इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया? नहीं दिया। क्या किसी से लिया? नहीं लिया। क्या किया इन्होंने? हाथ मिला लिया। इन्होंने इलेक्ट्रॉनों से हाथ मिला लिया, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अतः इस आधार पर सहसंयोजी बंध बेटा कितने प्रकार के होते तुमको बता दूं मैं। तो इसी प्रकार से सहसंयोजी जो है वो बंध 3 प्रकार के पाए जाते हैं। लेट मी क्लियर दिस, वेट अ मिनट, रुको यार, एक चीज यहां पर मिसिंग होगी। आई डिडंट टेल यू दैट एंड दैट इज, वेट अ मिनट। चलो सो बच्चों, अब मुझे जो एक चीज इंपॉर्टेंट बतानी थी वो यही थी कि इस प्रकार से आपके पास में सहसंयोजी बंध बनते हैं, और इस प्रकार से आप कह सकते हो कि सहसंयोजी बंध 3 प्रकार से बनते हैं। क्या होता है? अतः सहसंयोजी बंध 3 प्रकार से बनते हैं। इसमें सबसे पहला होता है बेटा, इसको बोलते हो आप लोग एकल बंध। एकल बंध में क्या होता है बेटा? एकल बंध में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या हो रही है? एकल जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। और दूसरा होता है द्विबंध। द्विबंध में क्या हो रहा है? 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। और एक बनता है ट्रिपल बंध, एक होता है बेटा त्रिबंध। आबंध, अगर कहीं आबंध दिख जाए, बंध दिख जाए, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बेटा 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा कार्बन के पास में हाइड्रोजन इस तरीके से एकल बंध के माध्यम से जुड़ा था, यानी कि एक कार्बन दूसरे परमाणु से एक ही बंध से जुड़ा है। 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कुछ इस प्रकार से जुड़ा है। आप लोग देखो यहां पर कार्बन
एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ में 4, आप लोग देखो यहाँ पर दो जोड़ी मतलब टोटल की 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है। इसी प्रकार से त्रिबंध का जो उदाहरण है बच्चा, वो मैं दे सकती हूँ नाइट्रोजन के साथ में। आप लोग यहाँ पर एक उदाहरण लिख सकते हो HCN। यहां पर आप देखो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ में एकल बंध, जबकि वहां पे नाइट्रोजन के साथ में त्रिआबंधन से जुड़ रहा है। तो आबंधन में आपको जो ध्यान रखना है, एक डंडी पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक डंडी पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक डंडी पे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक डंडी पे 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हो। मैम टाइम मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा टिप देती हूँ। अक्सर बच्चों आप लोग बहुत सारे काम में अपना टाइम बर्बाद कर देते हो, जैसे कि शॉर्ट देखना, गेम खेलना, टीवी देखना, घर वालों के साथ में थोड़ा सा बातचीत कर लेना, दोस्तों के साथ में बात कर लेना, है ना, फेसबुक चला लेना, इंस्टाग्राम चला लेना, और इसमें टाइम कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता। स्कूल में भी आप लोग गॉसिप करने में टाइम वेस्ट कर देते होगे, होता है ना कि खाली पीरियड में हम गॉसिप कर रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलता कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा टाइम आप लोगों ने वेस्ट कर दिया। पर अगर आप सभी स्टूडेंट अपने एक एक टाइम का हिसाब रखो, एक एक सेकंड का हिसाब रखो, पाई का हिसाब रखो, तो उम्मीद करती हूँ तुम्हें समय की कीमत पता चलेगी। जिस दिन आपको लगेगा कि यार मुझे 10 मिनट में ये पर्टिकुलर काम को खत्म करना है, तो उस 10 मिनट में हो ही जाना चाहिए। इसे बोलते पंक्चुअल, आप लोग इसको पंक्चुअलिटी भी बोलते हो। दूसरी चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपका समय प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक विषय के लिए इक्वल बटा होना चाहिए। अगर आप लोग समय बराबर नहीं बांटते हो ना, तो आप देखना किसी सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है और किसी विषय में आपको कुछ भी नहीं आता। उदाहरण के लिए विज्ञान में मजे आते हैं, बाकी सब्जेक्ट में मजे नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल लॉजिक है, क्योंकि विज्ञान और गणित में तुम ज्यादा समय देते हो रादर देन बाकी विषयों की। और तुम देख लेना जब नंबर आएंगे तुम्हारे, तो बाकी विषयों के नंबर कम आएंगे और साइंस और मैथ्स में अच्छा कर रहे होगे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ओवरऑल बनता है, यानी कि सभी के सभी विषयों का टोटल हो करके रिजल्ट आता है बेटा। और ये बहुत भारी मिस्टेक होती है जो आप लोग करते हो। आपको अपना समय बहुत प्यार से मैनेज करना, जैसे सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, 8 घंटे की नींद लेनी है तो लेनी है, 1 मिनट एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं चलाना है ना, मुझे खाने पीने के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं लगाना है, मुझे फटाफट अपना काम खत्म करना है, स्कूल जाने के लिए बर्बादी नहीं करनी है टाइम, मुझे नहीं गॉसिप करनी है अपनी सहेली के साथ में, नहीं करूंगी, मैं नहीं करना गॉसिप, क्या जरूरत थोड़ी है गॉसिप करने की। तो ये सब करके बेटा आप बहुत समय बचा सकते हो। एंड लिटरली बता रही हूँ बच्चों, आपके पास में बहुत समय होता है यार। 7 घंटे का तो स्कूल भी नहीं होता आप लोगों का, 6 घंटे का स्कूल होता है। 6 घंटे के स्कूल में 3 घंटे पहले, 3 घंटे बाद, और 2 घंटे का आना जाना। रेडी होने के लिए मैं 1 घंटा लगा रही हूँ, खाना इंक्लूड करके मैं बोलूँ तो 9 से 10 घंटा मैक्सिमम आप लोग बर्बाद कर रहे हो, मतलब स्कूल वगैरह के लिए। इसके बाद आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते हो 3 से 4 घंटे की, बाकी बच्चों 8 घंटे की नींद पूरी करते हो, फिर भी आपके पास में 4 से 6 घंटे बचते हैं। वो 6 घंटे आप क्या कर रहे हो एक बार कैलकुलेट करिए, एंड लिटरली देखिएगा बहुत समय बचता है आपके पास, बहुत। ठीक है, तो एक बार सभी लोग देखिएगा। कंपटीशन तो बेटा हमेशा रहेगा। देखिए एक बात मानिएगा, कंपटीशन हर जगह है, ऐसा नहीं होता कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन अच्छा होता है। इस चीज को समझिए, जितना बेहतरीन कंपटीशन होगा उतना बेहतरीन आपके अंदर का हुनर निकल कर आएगा। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप लोग अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको पहचान ही नहीं पाओगे। आपको नहीं पता कि आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, आपको नहीं पता कि आप अपने आप को कितना पुश करके आगे ऊपर पहुंचा सकते हो। तो कंपटीशन जरूरी है एंड अच्छी बात है, अच्छी चीज है। आपको उस कंपटीशन में आगे बढ़ना है, ये चीज ध्यान रखिए। और आपका कंपटीशन कोई और नहीं है, आपका कंपटीशन आप खुद हो। रिमेंबर दिस पार्ट। कोई बेटा आपके साथ में तुलना मत, आप किसी और को अपने साथ में तुलना कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अलग हो, सामने वाला अलग बन रखा हुआ है। आपका दिमाग अलग है, सामने वाले का दिमाग अलग है। जिस दिन आपने स्वयं की तुलना स्वयं से करना शुरू कर दिया, उस दिन बच्चों कोई भी ताकत तुम्हें टॉप करने से, क्या किसी जगह पर सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि आप हमेशा अपने आप में बेस्ट करना चालू करोगे। कल मेरे 10 नंबर आए थे
तो अगले दिन मेरे 20 नंबर आएंगे और अगले एग्जाम में मेरे मार्क्स जो है वो 50 आएंगे और अगली बार मुझे मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ना है। 50 से बच्चों में 90 लेकर आऊंगा और उस रिकॉर्ड को तोड़ो और 90 से तुम 100 में से 100 लेकर आओगे। और ये तुम्हें खुद के रिकॉर्ड तोड़ के लाना है, किसी और को देख के जलना नहीं है और किसी और को देख के ना कंपटीशन नहीं लाना है। ये सबसे बेस्ट चीज हो सकती है जो कि एक स्टूडेंट को करनी चाहिए। अगर आप दूसरों से कंपटीशन करोगे बेटा, दूसरे अलग तरीके से पढ़ते हैं, सबका पढ़ने का मैथ, सबका सब कुछ अलग होता है, पढ़ने का मैथड अलग होता है, सबका याद करने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे लोग रटते हैं, रटोगे किसी काम के नहीं रहोगे। मैं पहले भी बोलती हूँ, रटना इज बेकार चीज जो आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे लास्ट चीज जो कि आप कर सकते हो, रटने वाले विद्यार्थी का कुछ नहीं होता। मेरे पास में इतने सारे विद्यार्थियों की लिस्ट है ना जिसकी हद नहीं है, जिन्होंने अपने समय पर टॉप कर रखा था, विद्यालयों में टॉप कर रखा था, लेकिन आज वो कहाँ है मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उस समय उन्होंने रट रट के पढ़ाई कर रखी थी, उन्होंने कभी भी दिमाग से चीज़ों को नहीं समझा, एंड वो आज कॉलेज के बाद में बहुत गुमनाम से हो गए, किसी छोटी मोटी जॉब में खुश है वो। तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? नहीं करना है, सेटिस्फाई होना ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। अपना कंपटीशन खुद से रखना, दूसरों से कंपटीशन नहीं करना। अगर घर वाले बोलते हैं कि फलाने का लड़का फलाना चीज कर रहा है तो करने दो उसको, वो फलाने का लड़का फलाना ही कर सकता है, ठीक है। तुम हो भाई, तुम्हारे अंदर अलग खूबी है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम पढ़ने में होशियार हो सकता है कि तुम लोग क्या पता अगले नीरज चोपड़ा बन जाओ, हो सकता है तुम अगली सानिया मिर्जा बन जाओ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है भाई, है ना। तो इसमें ध्यान रखो, हर किसी बच्चे की कला, क्षमता, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं करना किसी से। क्लियर सबको? एक काम करती हूँ, टाइम टेबल कैसे बनाया जाए एक प्रॉपर तुम्हारे लिए सेशन लेकर आती हूँ मैं, ठीक है। चलो एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैडम H2O में किस तरीके से साझेदारी होती है। चलो एक्सप्लेन करती हूँ। H2O में बेटा एकल बंध बनता है। एकल बंध मतलब कि देखो तुम्हारे पास में ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हें पता है कि H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ में एकल बंध के साथ में जुड़ी होती है कुछ इस प्रकार से। और ऐसे भी नहीं जुड़ती, कुछ एंगल पे होती है, 120 डिग्री का एंगल होता है, बट लेट्स स्किप इट। सो बेसिकली लेट एज्यूम ये ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन से इस प्रकार से जुड़ी हो रही है। अब करना क्या है आप लोगों को, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, 1 ऑक्सीजन के पास में कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। तो 1 हाथ उसने किसको दे दिया? 1 हाइड्रोजन को। दूसरा हाथ किसको दे दिया उसने? दूसरे हाइड्रोजन को। हो गया पूरा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इलेक्ट्रॉन पूरे, हो गए। क्लियर? इतनी सी बात थी जो कि आप लोगों को समझा दी मैंने, बस। ओके। सो इस प्रकार से आपके पास में सहसंयोजी आबंधन बनते हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। अब कार्बन परमाणुओं के लिए हम लोग समझेंगे सहसंयोजी आबंधन को। अब सबसे लास्ट चीज आपको बता दूं, सहसंयोजी आबंधन के गुणधर्म क्या होते हैं। सभी लोग सुनिएगा। तो सहसंयोजी आबंधन के गुणधर्म बेटा आयनिक यौगिकों के विपरीत होते हैं, बिल्कुल सही बात। तो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। आप लोग देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो सहसंयोजी यौगिक के अंदर के जो कह सकते हो ना कि जो सामान्य तापमान पर वो लिक्विड होती है, यानी कि कमरे के तापमान पर आप ऐसे लिख सकते हो कि सहसंयोजी यौगिक यहां लिख देती हूं के गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म क्या होगा कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल प्रबल होता है क्या? नहीं। आकर्षण बल कैसा होता है? इनके मध्य आकर्षण बल आयनिक यौगिकों के मुकाबले कमजोर होता है। दूसरी चीज गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? बहुत कम। बहुत कम मतलब कि ज्यादातर सहसंयोजी यौगिक कमरे के तापमान पर बेटा या तो द्रव होते हैं या तो गैस होते हैं। मतलब क्या है इसका कि ये पहले से ही गैस अवस्था में कमरे के तापमान पे पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दूं, खोपरे का तेल देखा है? खोपरे का तेल जानते हो? खोपरे का तेल
तो जो ऑयल होता है, जो नारियल का ऑयल है, वो एक कार्बनिक यौगिक होता है, आपको बता देती हूँ, है ना। उसके मध्य क्या बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है, और सर्दियों के दिनों में वो ठोस हो जाता है, होता है ना, सर्दियों के दिनों में वो ठोस हो जाता है क्योंकि वातावरण का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कमजोर होता है, मतलब कम होता है। परंतु जैसे ही गर्मी आती है वो पिघल करके कमरे के तापमान पे, जो कि नॉर्मल 27 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस पे जो खोबरे का तेल होता है, जो नारियल का तेल होता है, वो पिघल जाता है, यानी कि ये कम तापमान पर ही पिघल गया। तो अधिकांशतः जो भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो कमरे के तापमान पर कैसे होते हैं, द्रव रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, गॉट इट, क्लियर सब कुछ ये बात, यस और नो। इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये लिखना है बेटा, ये जल में अविलेय होते हैं। अविलेय कैसे, तुम देखो तेल पानी में घुलता है क्या, नहीं घुलता। क्यों नहीं घुलता, क्योंकि तेल एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। साबुन पानी में घुलता है, साबुन पानी में अच्छे से नहीं घुलता, साबुन पानी में अच्छे से नहीं घुलता, तुम देखना उसमें सफेद सफेद कोलाइड बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपके पास में ये जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कैसे होता है ये, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अब कार्बनिक विलायक जैसे कि बेटा अल्कोहल, है ना, अल्कोहल जो है ये एक ऐसा विलायक है जिसमें ये विलेय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल में आप लोगों ने देखा होगा सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर में हम लोग क्या करते हैं, सैनिटाइजर में अल्कोहल डाल देते हैं, तो अल्कोहल क्या है, विलायक है। आप लोगों ने टिंचर का नाम सुन रखा होगा, टिंचर क्या है, टिंचर जो होता है बेटा वो आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण होता है। तो टिंचर में कौन होता है, आयोडीन, आयोडीन और आयोडीन के मध्य में क्या बनता है, वहां पर बनता है सहसंयोजी आबंध, तो उसको भी आप अल्कोहल में घोल सकते हो। तो ये इनको ना अल्कोहल जैसे यौगिकों में घोलना आसान होता है, लेकिन पानी में घोलने में नानी याद आती है। ठीक है, तीसरी के बाद चौथा जो इसका सबसे बेस्ट चीज है बेटा, कि चूंकि ये आयन नहीं रखते, इनके पास आयन है क्या, नहीं, तो आयन अनुपस्थित होते हैं तो कैसे होंगे, विद्युत के कुचालक। आयन है ही नहीं, आयन है क्या इनके पास में, आयन है क्या, नहीं है जी, है कि नहीं, आयन है ही नहीं, तो विद्युत के कैसे होंगे, कुचालक। ओके, बस इतना ही था आज की क्लास में। और आपको बता देती हूं, देखो यहां पे कुछ सहसंयोजी यौगिकों के नाम लिखे, जैसे कि एसिटिक एसिड, यह भी एक कार्बनिक अम्ल है और यह सहसंयोजी आबंध से जुड़ा होता है। तो आप देखिए CH3COOH, इसका गलनांक बहुत कम है, 290 केल्विन ताप है। यहाँ पर बेटा क्वथनांक 391 केल्विन ताप है, जो कि बहुत कम है। आप देखो मेथेन, मेथेन जो है वो गैस के रूप में कमरे के तापमान पर पाई जाती है। आप देख सकते हो इनके गलनांक क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं, मतलब कि ये जनरली कमरे के तापमान पर या तो द्रव रहेंगे या तो गैस रहेंगे। बहुत कम ऐसे यौगिक होते हैं जो कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर सभी को, यस और नो गाइस, बाय बाय। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी था। अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, थोड़ा सा मजे करेंगे। अब बहुत हो गया पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो दिवाली के पहले एक बारी अपन फटाफट बढ़िया से लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, कैसे हो आप लोग, चलो और कुछ। एग्जिट जौनपुर आई हो कभी बेटा, मैं भारत में बहुत कम भ्रमण करी हूं, अगर मौका मिला तो पूरा भारत भी भ्रमण करूंगी। ठीक है, क्या बेबी मैम कर रहे हो तुम लोग, मस्त मैम जी, साला आ गया किसका भाई, क्या बात कर रहे हो। तो मैडम टॉप 10 का नाम बता दीजिए, टॉप 10 बच्चे जो थे हमारे पास में गायब हो गए। देखो मैं पहले ही बोल रही थी तुमको, तुम लोग एक बच्चों को एक तो लेकर नहीं आ रहे हो क्लास के अंदर, है ना। बच्चे आएंगे तो मजे आएंगे, बच्चे नहीं लेंगे तो कैसे का मजे करेंगे बताओ। मैम जी यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच बच्चों। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बोलते हो कि मैम आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। किसी टीचर के लिए इससे बड़ा प्राइज और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट को पढ़ाना और उसको समझाना और उसको याद रखवाना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ा तो सबको ही देता है, मैं सच बता रही हूँ, पढ़ाना आसान है, कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन बच्चों को ना याद रखवाना, समझाना
बहुत मुश्किल की चीज़ होती है और वो हर किसी के मतलब बस की बात नहीं होती। पीडीएफ की ज़रूरत है आप लोगों को तो दिलवा देंगे भाई, पीडीएफ तुमको चाहिए तो हम बहुत अच्छे हैं। संस्कृत की जो क्लास है बेटा वो आपको एग्जाम टाइम पे मिलेंगी, अभी नहीं, ठीक है। और कुछ पोल किसका पोल, पूरे राइट थे, क्या बात है, सारे क्वेश्चन जिनके राइट थे वेरी गुड। बेटा मेहनत करते रहो, इसी तरीके से आप लोगों को मन लगा करके लगन के साथ में मेहनत करनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म करते चलो लेकिन फल की चिंता उस पर छोड़ दो, ऊपर वाला सब देख रहा है, आप लोगों को बस अपने कर्म करते रहना है, ठीक है। और भरोसा कीजिए अगर आपके कर्मों में सच्चाई थी, आपके कर्मों में आपने पूरा समर्पण दे रखा था, तो हमेशा उस कर्म का फल स्वादिष्ट और मीठा होता है, भले ही वो देर से क्यों ना आए, ठीक है। तो कर्म करते चलो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ऊपर वाला देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। और ध्यान रखना एक चीज़ को कि प्रॉब्लम्स आती जाते रहती है ना, लाइफ है, प्रॉब्लम्स है, आते रहेंगी जाते रहेंगी, कभी पैसे रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, लेकिन आपके पास में गॉड हमेशा हेल्प करता है, रिमेंबर दिस पार्ट, ओके, ठीक है। हाँ जी, ओके। और कुछ, मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, तुम लोग को मेरा नाम याद नहीं होता है क्या, सुभद्रा माथनकर, माथनकर, ठीक है। तुम लोग मेरा नाम बहुत जल्दी भूल जाते हो यार, क्यों करते हो ऐसा। हेलो मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट, अगर आप न्यू हैं तो वेलकम टू द माय क्लास। इंग्लिश का क्लास में क्यों, इंग्लिश का क्लास नहीं हो रहा बेटा, क्लास खत्म हो गया होगा ना इंग्लिश का बैचेस में। अब देखो अभी देखो क्या हो चुका है ना, जो पुराने बैचेस थे वो लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा उसके अंदर, तो अभी उसमें क्लासेस थोड़े टाइम तक नहीं आएंगी, तब तक आप लोग सेल्फ रिविजन करिएगा, ठीक है। हाँ जी, सुब्बू मैम, अरे सबको याद है मेरा नाम सुब्बू मैम, तुम्हारी शॉर्ट में सुब्बू है ना, न्यू स्टूडेंट, ओके। और कुछ डाउट पूछना है, ग्रुप बनाइए बेटा, टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बन रखा हुआ है, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप लोग वहाँ पे एक्चुअली कुछ कह सकते हो कि कुछ जो उग्रवादी तत्व थे वो ग्रुप में इंक्लूड हो जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे फिर परेशान होते हैं, एंड इसीलिए बेटा फिर मैसेजेस को बंद करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही बेकार और वाहियात चीज़ें ग्रुप में भेजते हैं जो कि भेजना नहीं चाहिए, और इसी रीज़न से बच्चों आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें हम लोग ऑन ही नहीं कर रहे मैसेजेस को, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इतना बेकार कि हम लोग भी एज अ टीचर बेटा हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, है ना। हमारा काम है आपको स्टडीज़ के बारे में समझाना, देश दुनिया से वाकिफ करना, ये सब बदतमीजी करोगे तो ग्रुप चालू नहीं हो पाएगा, सॉरी बच्चों, ठीक है। और बताइए एथेनॉल का प्रयोग कहाँ होता है, इसके लिए तो बेटा क्लास देखनी पड़ेगी, अभी तो बताया वैसे, बट आपको इसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी। तीसरा चैप्टर का लेक्चर कब आएगा, लाते हैं, क्वेश्चन कराएंगे इसके, है ना, तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन लाएंगे अपन, ठीक है, ओके। और कुछ मैडम, मॉर्निंग में चैप्टर 3 की क्लास है, हाँ जी, जिनको रिवीजन करना है रिवाइज इंडिया पे, कल सुबह धातु और अधातु का वन शॉट जा रहा है, सुबह सुबह देख लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, ओके, चलो तो बस फिर आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस।